Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular lecture, we are going to discuss theories of FDI, that is foreign direct investment. Now, we have already discussed that what are the various classifications of FDI. In this lecture, we are going to majorly understand कि किन theories की वजह से what are some of the basic basis और theoretical elements जिसकी वजह से countries FDI में involve होती हैं. ठीक है? So let's get started. Now, the very first theory that came into being is द थ्योरी ऑन स्ट्रैटेजिक बिहेवियर. तो कुछ लोगों को रिसर्च करके ऐसा पता चला कि फर्म्स एफडीआई इसलिए करती हैं बिकॉज दे वांट टू रिफ्लेक्ट देयर स्ट्रैटेजिक राइवलरी इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस. अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या डिफिकल्ट सा टर्म मैंने बोल दिया है. सो बेसिक आइडिया ये है कि जब भी कोई कंट्री एफडीआई करती है तो उसके दिमाग में एक स्ट्रैटेजिक एलिमेंट रहता है. एंड इफ इट इज इन द ओलिगोपोली मार्केट, नाउ आई बिलीव आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स याद होगा. सो बेसिकली जो एफ टी निकरबॉकर थे, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी. सो इन्होंने ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर रिसर्च करके ये बताया कि बिकॉज firms want to be strategically aware about what their rivals are doing. ठीक है, उनके राइवल्स क्या कर रहे हैं. अगर उनके राइवल्स एफडीआई कर रहे हैं, द पीपल हु आर कंपीटिंग विद दीज फर्म्स, इफ दे आर गोइंग इनटू द न्यू मार्केट, वो वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन फर्म्स को भी एफडीआई करना पड़ता है. और इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी ओलिगोपोली मार्केट रिकॉल कर पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देता हूं. ओलिगोपोली मार्केट इज नथिंग बट अ मार्केट वेयर देयर आर डोमिनेंट बट लेस नंबर ऑफ फर्म्स. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर लें तो कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स होते हैं जो सारा का सारा मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं. लेट से 3-4 ही सेलर्स होंगे जो 70 to 80% ऑफ द मार्केट शेयर को कंट्रोल करते होंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर देयर इज अ ह्यूज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स ऑन ईच अदर. मतलब अगर एक फर्म कोशिश करती है कि अगर एक फर्म अपना प्राइस लो कर रही है, if one firm is reducing their price, certainly जो market share होगा, जो market होगा, वो affected होगा because of this. बिकॉज यही चार फर्म्स है जो आपस में कंट्रोल कर रही हैं, उनके आपस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में compete कर रहे होते हैं. तो अगर एक कोई फर्म प्राइस लो करती है तो कंज्यूमर्स माइट गो टू दैट पर्टिकुलर फर्म. तो इसीलिए इसको देख के, एक फर्म को देख के, द अदर फर्म्स आर ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस देयर प्राइस. ठीक है, तो काफी ज्यादा इमिटेशन बिहेवियर यहाँ पे शो होता है. वॉट एवर इज बीइंग डन बाय वन मार्केट, वन फर्म इज गोइंग टू बी इमिटेटेड बाय द अदर फर्म. तो सेम चीज निकरबॉकर ने एफडीआई के लिए भी महसूस करी, रिसर्च करके देखी. इनफैक्ट that it is based on the oligopolistic market only and there the strategy of imitation takes place. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी इन्होंने दिया कि टोयोटो एंड निसान जो थे, इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया यूएस और यूरोप के मार्केट्स में, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जब इन्होंने देखा दैट होंडा इज डूइंग एफडीआई इन दीज टू नेशंस. तो ये एक इमिटेशन दिख सकता है हमें, एंड प्रॉब्ली ये इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी टर्म्स में अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके राइवल्स हैं, उनसे पीछे ना रह जाए. दैट कुड बी अ प्रोबेबल रीजन ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, तो ये एक पहली थ्योरी है, पहला एक प्रेमाइस कह सकते हैं, पहला एक कंसेप्ट कह सकते हैं, जो हमें बताता है कि यूजुअली फर्म्स क्यों एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करती हैं या क्यों एफडीआई करती हैं, ये हमें पता चल जाता है. तो द फर्स्ट रीजन इज स्ट्रैटेजिक बिहेवियर, लुकिंग इनटू द राइवल्स. ठीक है, इसको आप इमिटेशन बिहेवियर या इमिटेशन थ्योरी से भी याद रख सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. द सेकेंड एलिमेंट इज मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन. मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन का क्या मतलब है? लेट्स से एक नेशन है इंडिया, यहां पे दो फर्म्स आपस में कंपीट करती हैं, ए एंड बी. ठीक है, दिस इज करेंटली हैपनिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक दूसरी कंट्री है, लेट्स से चाइना. तो ए कंट्री जो है वो चाइना के मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रही है. नाउ इट इज गेटिंग इनटू एन एफडीआई, इट्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री, लेट्स से चाइना. ठीक है, अब बी कंपनी को कैसा लगेगा? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली. अब बी कंट्री को कैसा लगेगा कि अगर ए कंट्री चाइना में एंटर कर जाती है एफडीआई करके, एंड इट हैज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिकॉज अभी हमारे इंडस्ट्री के केस में ए इज द फर्स्ट कंपनी टू एंटरिंग इनटू चाइना. तो यहां पे उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. इट्स गोना गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि सबसे पहली फर्म है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर कर रही है. देन इट कैन यूटिलाइज दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या यहां से जो भी प्रॉफिट्स इसको अर्न होंगे, जो भी इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अर्न होंगे, इसका एडवांटेज लेके ये बी कंपनी को बहुत अलग अलग लोकेशंस पे नीचा दिखा सकती है.
टू पुट इट सिंपली कि अगर आप लोग एक मार्केट में compete कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया, और वहां पे आपका जो शेयर है दैट इज इक्वली लेट्स से 50-50%, ठीक है, दो ही फर्म्स हैं, उनका शेयर 50-50% बचा हुआ है। अब जो ए फर्म है वो चाइना में एंटर कर जाती है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंपनी, यहाँ पे जाके 70% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है। द अदर 30% इज टेकन अप बाय लोकल फर्म्स ऑफ चाइना। अब यहां से जो भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो भी यहां से एडवांटेज मिल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का हो, प्रॉफिट का हो, रेवेन्यू का हो, इसको वो यहाँ पे यूज कर सकती है, इट कैन यूटिलाइज इट, और उसकी जगह क्या कर सकती है कि इंडिया में वापस आके, बिकॉज इट हैज इज बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस को कम कर सकती है इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंडिया मार्केट। तो बेसिकली इस शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। दैट कुड प्रॉब्ली हैपन। व्हाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। बिकॉज अब ए फर्म को चाइना में एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गया है, बिकॉज इट हैज नो कॉम्पिटिशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, व्हाट हैपेंस, बी ऑल्सो एंटर्स इनटू द मार्केट once it sees that A is entering the China's market. बहुत सिंपल है, आप नहीं चाहते कि इसका फायदा ए फर्म को मिले, इसलिए बी फर्म भी एफडीआई करने लगती है। दैट मींस दे वुड एंटर इनटू अ मल्टी पॉइंट कंपटीशन। मतलब इंडिया में भी ए और बी फर्म आपस में कंपीट कर रहे हैं, दे आर राइवल्स। इन चाइना ऑल्सो नाउ बोथ दीज फर्म्स ए एंड बी आर कंपीटिंग एंड दे आर राइवल्स टू ईच अदर। ठीक है, आई होप आपको यहां पे क्लैरिटी मिल गई व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। तो रैशनल समझना भी जरूरी है दैट व्हाई इट इज एंटरिंग। ए क्यों एंटर कर रहा है? बिकॉज इट वांट्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बी क्यों एंटर कर रहा है? बिकॉज इट डजंट वांट दैट ए शुड टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ बीइंग द ओनली फर्म इन चाइना। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक रैशनल बिहाइंड इट। एंड आप ऑफ कोर्स आपका राइवल है, तो आप चाहेंगे कि आप उसके साथ कॉम्पीट करके मार्केट शेयर उससे ग्रैब करने की कोशिश करें, देयरफॉर यू आर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट मार्केट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ मल्टी पॉइंट कंपटीशन। यहाँ पे एक वंडरफुल एग्जांपल है कि कोडक एंड फिजी फोटो फिल्म, दे ऑलवेज हैव बीन कंपीटिंग विद ईच अदर अराउंड द वर्ल्ड। तो जब भी ये किसी भी मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूएस मार्केट हो या वो यूरोप का मार्केट हो, अगर एक फर्म एंटर करती है, लेट से कोडक एंटर करता है, तो फिजी फोटो फिल्म एंटर करेगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, बिकॉज इट डजंट वांट कि किसी भी एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन है, दिस इज एक्चुअली सब्सटेंशिएटिंग निकरबॉकर्स इमिटेटिव बिहेवियर। क्यों इमिटेट करती हैं उसका रैशनल पता चल गया हमें। सो स्ट्रैटेजिक बिहेवियर में हमें क्या पता चला था कि वो स्ट्रैटेजिकली टैकल करने की कोशिश कर रही है। नाउ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस पर्टिकुलर अप्रोच, दैट इज मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन, हमें एक रीजन प्रोवाइड कर दे रहा है या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इमिटेटिव एफडीआई बिहेवियर, कि क्यों फर्म्स एफडीआई बिहेवियर को इमिटेट करती हैं ऑफ देयर राइवल्स। ठीक है, बट यहां पे भी हमें एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दैट इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, इज why initially the firms are going FDI। हम एक हाइपोथेटिकल रीजन लगा सकते हैं कि भाई वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी ये फर्म ए चाइना में जाके, बट टेक्निकली व्हाट इज द रैशनल फॉर गोइंग एफडीआई, इसका रीजन अभी तक हमें पता नहीं चला एज पर दीज टू थ्योरीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आपको स्ट्रैटेजिक बिहेवियर भी समझ में आ गया एंड उसका रैशनल भी समझ में आ गया यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। Let's move ahead and understand one more theory, that is eclectic paradigm. It was given by John H. Dunning. He's a famous scholar in the year 1979. Now, this is the theory. ये एक बहुत ही important theory, or I should say, this is one of the most important theories which will throw light on why a firm goes for FDI. एक फर्म एफडीआई क्यों करती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, which is ओली फ्रेमवर्क या ओली मॉडल। Now, O refers to ownership here. इन पैरामीटर्स के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एल रिफर्स टू योर लोकेशन, कि क्या आपको लोकेशन सूट कर रही है, आपको एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है। आई रिफर्स टू इंटरनलाइजेशन, रिमेंबर इट्स नॉट इंटरनेशनलाइजेशन, इट्स इंटरनलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स हैं, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं इक्लेक्टिक पैराडिग्म के, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं वेदर इट इज बेनिफिशियल टू परस्यू एफडीआई और नॉट। ठीक है, तो ये हमारी ओली फ्रेमवर्क है जो हमें समझनी है। इसके एक बार जल्दी से की फैक्टर्स को समझ लेते हैं। की फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं कि इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे, इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे कोई भी फर्म डिसाइड करेगी कि क्या उसको एफडीआई करना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं, वेदर इट शुड गो फॉर एफडीआई और नॉट। जब उसको इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे बेनिफिशियल आउटपुट दिखेगा, लगेगा कि हाँ हमारे पास प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है एफडीआई करने की, देन ओनली इट इज गोइंग टू गो फॉर एफडीआई, अदरवाइज नॉट। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है? ओनरशिप।
अब जब भी कोई कंट्री या जब भी कोई फर्म किसी दूसरी कंट्री में एफडीआई करने जा रही होती है तो सबसे पहले ये देखती है कि क्या हमें ब्रांडिंग का फायदा मिलेगा वहां पे, क्या हमारे पास इनफ अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने फर्म की, लेट से आपने किसी भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के थ्रू वहां पे एफडीआई करने की कोशिश करी, वेदर यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट ब्रांड और नॉट। कई जगहों पे क्या होता है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेट्स से अगर मैं ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूं तो उसमें ऑलरेडी इनफ प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो ह्यूंडई हो गया, चाहे वो मारुति हो गया या टाटा हो गया, ऑलरेडी दे आर इन एग्जिस्टेंस। एंड अगर आप एक अपना एफडीआई करना चाहते हैं, लेट्स से कोई नया इंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक ओनरशिप आउट ऑफ इट और इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर ब्रांड। तो आपको ब्रांड बिल्ड करना वहां पे बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को देखा जाएगा। कॉपीराइट प्रोटेक्शन, वेदर देयर आर प्रॉपर पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन और नॉट, क्या वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वेदर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज जो कि मेजरली इंटेंजिबल होती है। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आपको ऐसा लगता है कि आप यूएस में हैं एंड यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू योर एफडीआई इन अ कंट्री लाइक कनाडा। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जो मेरे यूएस के एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, who are well specialized in handling international businesses, who are well equipped to handle international strategies, ये सब लोग वहां पे जाके आराम से सेटल अप कर लेंगे, वहां पे अपने एक्सपर्टीज से, अपनी स्किल से वहां पे चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ कंट्री लाइक कनाडा इज सच, जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल हियर, वहां पे इस तरीके के हैं दैट इट डजंट अलाउ यू टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू योर ओन पीपल। आप खुद के लोगों को, जो जिस कंट्री से आप जा रहे हैं एक्सपैंड करने, उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आपको वहां के लोकल, फॉर एग्जांपल हमें जो कनाडा के लोकल एम्प्लॉयज हैं, लोकल मैनेजर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस देयर, आप इंटरनल इकोनॉमीज का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, सो वेदर यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज और नॉट, इसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे दैट वेदर आई शुड गो फॉर एफडीआई और नॉट। तो इन इंटरनल इकोनॉमीज, इन एलिमेंट्स के बेसिस पे आप ओनरशिप को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पे, लोकेशन। ठीक है, दैट वेदर द लोकेशन, जो भी जहां पे भी हम एफडीआई कर रहे हैं, वो हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी या फिर नहीं, रॉ मटेरियल सस्ते पड़ेंगे या फिर नहीं, बिकॉज रिसोर्सेज तो इमोबाइल होते हैं, नॉट एवरी रिसोर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, एंड इवन इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड देन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, कई बार आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे बियर करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, दैट इज वेरी हाई। सो आप ये भी देखते हैं कि क्या हमको वहां पे लोकेशनल एडवांटेज मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है इंटरनलाइजेशन। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन वेदर यू वांट टू मेक प्रोडक्शन इन हाउस, आप खुद ही प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और यू वांट टू गिव इट टू अ थर्ड पार्टी यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कई बार आउटसोर्सिंग के बारे में सुना होगा कि कंपनीज कुछ काम अपने आउटसोर्स कर देती है। नाउ ये इवैल्यूएट करते समय आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी कॉस्ट, कि क्या आप इंटरनली इंटरनलाइज करके जिस लोकेशन में जा रहे हैं वहीं पे चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बना पाएंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे देके आउटसोर्सिंग करके आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ये भी है कि जब आप कोई भी चीज आउटसोर्स करते हैं या फिर थर्ड पार्टी को देते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि इज दिस आर मेन एक्टिविटी और दिस इज अ नॉन कोर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल लूं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, इट्स अबाउट मेडिसिन ऑल्सो एंड देर आर सो मेनी थिंग्स। तो लेट्स से कि कोई हॉस्पिटल है जो स्पेशलाइज करता है सर्जरीज करने में। ठीक है, एक हॉस्पिटल है विच स्पेशलाइज इन कंडक्टिंग और डूइंग सर्जरीज फॉर इट्स पेशेंट्स। अब ये उसका कोर काम है, वेर एज नॉन कोर काम क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सच एज मेडिसिन फैसिलिटीज। ठीक है, नाउ जब भी आप थर्ड पार्टी को देने को सोच रहे होते हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग टू गिव इट टू द थर्ड पार्टी, आप ये भी देखते हैं कि जो हमारा कोर स्पेशलाइजेशन है, जहां पे क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, जो हमारा ब्रांड बिल्डिंग करता है, लेट्स से आप सर्जरीज के बेसिस पे फेमस हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वेदर वी आर आउटसोर्सिंग द कोर एक्टिविटी और द नॉन कोर एक्टिविटी। तो इस हॉस्पिटल के केस में सर्जरीज को आउटसोर्स करना या फिर थर्ड पार्टी को देना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मार्ट डिसीजन। वेरएज अगर आप मेडिसिन देना चाहते हैं, इफ यू थिंक कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मेडिसिन का काम इनको आउटसोर्स कर सकते हैं, तो दैट कुड बी डन। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आपको यह भी ध्यान रखना है वेदर द क्वालिटी विच इज बीइंग एक्सपेक्टेड, जो आप खुद बनाने वाले थे, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने वाले थे, क्या वो प्रोवाइड हो पाएगा अगर आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे दैट इज ओनरशिप, कि आप ओनरशिप का बेनिफिट ले पाएंगे, लोकेशन का बेनिफिट ले पाएंगे और इंटरनलाइजेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। नाउ इंटरनलाइजेशन को एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क की तरह लीजिए कि वहां पे जो भी इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इंटरनल
रिसोर्सेज हमें चाहिए, whether they are going to be conducive to enhance your productivity, your revenue and profits or not. जब ये तीनों एलिमेंट्स पॉजिटिव एंगल दिखाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं, देन ओनली अ फर्म्स गोज फॉर एफडीआई, अदरवाइज नॉट. ठीक है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. ओनरशिप एडवांटेज ओवर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, मतलब अगर आप वहां पे ओनरशिप लेते हैं तो क्या आपको फायदा मिलेगा? ठीक है, इफ द आंसर इज यस देन यू गो फॉरवर्ड, एल्स यू प्लान टू रिमेन डोमेस्टिक. ठीक है. सेकेंड, लोकेशनल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन लोकेशनल एडवांटेज इन फॉरेन कंट्री, आपको वहां पे क्या लोकेशन का एडवांटेज मिलेगा? इफ द आंसर इज येस देन यू गो फॉरवर्ड, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट प्रेफर करते हैं. एडवांटेज फ्रॉम इंटरनलाइजिंग प्रोडक्शन, अब आप जहां पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इंप्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखना पड़ेगा. अगर आपको इंटरनलाइजेशन करके फायदा होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस लेके आप उसको थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकते हैं. यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर एफडीआई. ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर हमको ओनरशिप एडवांटेज मिलता है, लोकेशनल एडवांटेज मिलता है, इंटरनलाइजिंग एडवांटेज मिलता है, देन ओनली विल बी गोइंग फॉर द एफडीआई, अदरवाइज नॉट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तीनों फैक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये तीनों की फैक्टर्स हमें उस जगह के चेक करने हैं जहां पे हम एफडीआई करने का सोच रहे हैं. ठीक है, कि वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे या फिर नहीं. ठीक है, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर आप वहां पे ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम वहां के इंप्लॉयज को हायर करेंगे, वहां के लोकल लोगों को हायर करना चाहेंगे एंड उनसे बेनिफिट एक्रू करना चाहेंगे. लेट से आपको लगता है कि कनाडा में जो इंप्लॉयज हैं दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर स्किलफुल, तो अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, वेदर इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू गेन ओनरशिप ऑन देम तो और नॉट. ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां के मैनेजर्स हायर किए और उन्होंने सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स को लीक कर दी. दिस हैपेंस बिकॉज दे आर नॉट योर ओन कंट्रीज पीपल. ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको इवेलुएट करना है, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर एफडीआई और नॉट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अभी तक हमने बात करी जिन थ्योरीज के बारे में, दे वर रिलेटेड टू ट्रेड बेस्ड थ्योरीज. ट्रेड पैटर्न हमें बताती थी, इट वाज नथिंग पॉलिटिकल. ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं कि जो एफडीआई होता है, दिस इज आल्सो अ पॉलिटिकली मूव डिसीजन, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, जो भी गवर्नमेंट में होती है उस समय, दैट पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो मेक्स अ डिसीजन कि हमें एफडीआई अलाउ करना है या फिर नहीं. ठीक है, सो देयरफॉर देयर आर गोइंग टू बी सम पॉलिटिकल थ्योरीज ऑल्सो, या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी होंगे जिनको हमको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ वेरी कॉमन वन, वेरी व्हाट यू से वेरी कन्वेंशनल वन, ट्रेडिशनल वन, इज रैडिकल व्यू. रैडिकल व्यू क्या था? रैडिकल व्यू जो है वो ट्रेस बैक करता है मार्क्सिस्ट थ्योरी से. मार्क्सिस्ट की जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी थी उस पे बेस्ड है, या फिर अगर मैं ट्रेड थ्योरी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये मर्केंटलिज्म थ्योरी पे बेस्ड है. आई होप यू रिमेंबर द मर्केंटलिज्म थ्योरी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो मर्केंटलिस्ट थे, डेविड ह्यूम एंड एक्सेट्रा, वो ये कहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रख लो, एक्सपोर्ट्स करते रहो, इंपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ा लो, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स जमा कर लो, जितनी ज्यादा आपके पास वेल्थ होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. सो दिस इज द टाइम, ये रेडिकल व्यू जो है वो उस टाइम से रिलेट करता है या उन थ्योरीज के ओपिनियंस पे, व्यू पॉइंट पे ही बेस्ड है. ठीक है, इसको क्या लगता था कि अगर हम करेंगे, अगर हम एफडीआई करेंगे, अगर हम ट्रेड अलाउ करेंगे, देन व्हाट इज गोना हैपन इज इंपेरियलिस्ट डोमिनेशन. हमारा डोमिनेशन होने लगेगा, बिकॉज जो कंट्रीज आएंगी जो हमारे यहाँ एफडीआई करेंगी, पीपल हु आर गोना कम इनटू आवर कंट्री एंड एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करेंगी, ये हमें डोमिनेट करने लगेंगी. दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अस इन सम और द अदर फॉर्म. ठीक है, तो इन्हें क्या लगता था, इनका व्यू पॉइंट क्या था कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इज गोइंग टू बी अ टूल फॉर एक्सप्लॉइटिंग होस्ट कंट्री. एक बार जल्दी से होम और होस्ट कंट्री का एक एग्जांपल समझ लेते हैं. लेट्स से यूएस इज द होम कंट्री, ये कंट्री है. ठीक है, और यूएस जाके एफडीआई कहां करने वाली है? कनाडा में. तो कनाडा हमारी होस्ट कंट्री हो गई, बिकॉज इट इज होस्टिंग पीपल फ्रॉम यूएस. यूएस आके कनाडा में एफडीआई कर रहा है, तो कनाडा होस्ट कंट्री बन जाएगी और यूएस होम कंट्री बन जाएगी. ठीक है, तो रेडिकल व्यू क्या कहता था, ये कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर प्रमोटिंग एफडीआई और नॉट. तो जो कनाडा की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ऐसा लगेगा कि अगर यूएस आएगी हमारी होस्ट कंट्री को एक्सप्लॉइट करके चली जाएगी. ठीक है, बिकॉज दीज आर एडवांस नेशंस, ये डेवलप नेशंस हैं, आएंगे और हमारा फायदा उठा के चले जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इस व्यू पॉइंट की वजह से इनको ऐसा लगता था कि नो कंट्री शैल अलाउ एफडीआई टू एनी फॉरेन इंटरप्राइज. मतलब अलाउ ही नहीं करना चाहिए, इट इज अ कंप्लीट नो विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई. ठीक है,
आई होप कि अगर आप मर्केंटलिज्म थ्योरी को रिकॉल कर पा रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि एक्सपोर्ट्स करते रहो, ठीक है, इंपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट करके खुद के पास गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रेडिकल व्यू यही था कि एफडीआई आपको अलाउ नहीं करनी है, वो हर तरीके से आपको एक्सप्लॉइटेशन करेगी, डोमिनेशन करेगी, तो आप एफडीआई मत अलाउ करिए। देयर इज अ कंप्लीट नो, बिग नो फॉर एफडीआई इन दीज नेशंस। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट व्यू पॉइंट। The second viewpoint is a completely contrary one, that is a free market view. नाम से ही पता चल रहा है फ्री मार्केट व्यू का क्या मतलब है कि आप अलाउ करिए, बिल्कुल खुले दिल से अलाउ करिए, यू गिव कंप्लीट फ्रीडम, यू गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये भी कहीं व्यू पॉइंट से बेस्ड होगा, ये भी किसी के व्यू पॉइंट से बेस्ड होगा। सो द फ्री मार्केट व्यू वाज बेस्ड अपॉन द थ्योरीज ऑफ एडम स्मिथ। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल नाउ that Adam Smith gave the absolute advantage theory and David Ricardo gave your comparative advantage theory. Now I believe आपको ये अच्छे से आता है, that's why I'm linking it to your trade theories of international business, ठीक है। तो ये उनके व्यू पॉइंट पे था, एंड एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो तो हमेशा से यही कहते थे कि जहां पे भी देश को फायदा मिल रहा है, चाहे वो एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा हो या कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा हो, ट्रेड होना ही चाहिए। देखिए जो पुराने टॉपिक्स हैं ना, अगर ये आपको अच्छे से याद हैं तो आपको आगे के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते थे कि आपको एफडीआई उस हिसाब से करना चाहिए, आपको इनफैक्ट जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि कंपैरेटिव एडवांटेज देता हो। मतलब अगर दो नेशन है, लेट्स से एक यूएस है और एक कनाडा है, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि कनाडा को कंपैरेटिव एडवांटेज है कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, यूएस साइमल्टेनियसली अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। सिमिलरली अगर यूएस को ऐसा लगता है कि वो कोई प्रोडक्ट जाके कनाडा में एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, इट शुड बी फ्री टू गो एंड मेक प्रोडक्शन इन कनाडा एंड वाइस वर्सा। अगर कनाडा को भी लगता है कि हम यूएस में जाके अपने प्रोडक्ट्स को का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, देन इट शुड आल्सो गो फॉर इट, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि दोनों कंट्रीज को, दोनों नेशंस को फुल फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जहां भी उनको लगता है कि वो एफिशिएंटली कंपैरेटिव एडवांटेज लेते हुए प्रोडक्शन कर सकते हैं, दे शुड गो अहेड एंड दे शुड गो फॉर एफडीआई, ठीक है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज कंपैरेटिव एडवांटेज का एक छोटा सा प्रीमाइस क्या था, दैट बोथ द नेशंस आर गोइंग टू बेनिफिट। डजंट मैटर एक को कितना फायदा होता है, दूसरे को कितना फायदा होता है, ओवरऑल टोटल जो है वो फायदा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। तो यहां पे फ्री मार्केट व्यू का व्यू पॉइंट क्या था, प्रीमाइस क्या था, दैट बोथ द सोर्स कंट्री विच इज द होम कंट्री, दैट इज यूएस इन आवर केस, एंड होस्ट कंट्री विच इज कनाडा इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ये बेसिक फंडा था और इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल लेवल पे दोनों ही नेशंस की बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां पे एक बॉटल ने क्या था, फ्री मार्केट व्यू होने के बाद भी किसी भी देश ने कभी भी इसको एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया ना। व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई से प्योर फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया, आई सिंपली मीन कि एज इट इज इन्होंने इसको नहीं एक्सेप्ट किया, इन्होंने कहीं कहीं पे अपने हिसाब से जैसे जिस देश को जरूरत लगी उन्होंने थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लिए, थोड़े थोड़े बैरियर्स लगा लिए, बिकॉज उतना तो बनता है, हर सरकार के पास थोड़ा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि जहां पे उसको लग रहा है कि उसको बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है, उसकी कंट्री को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, वहां पे वो थोड़े बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकता है, जो कि देशों ने, कंट्रीज ने किए, ठीक है। सो दैट वाज योर फ्री मार्केट व्यू। Moving ahead, the most modern and the most practical you can say is pragmatic nationalism. Pragmatism का मतलब ही होता है being practical about things and not being idealist, ठीक है। तो यहां पे इनको एक बेसिक आइडिया समझ में आया कि एफडीआई में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फायदे ही फायदे हैं जो कि फ्री मार्केट व्यू वाले कह रहे थे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है जो रेडिकल व्यू वाले कह रहे थे। सो बेसिकली द pragmatic nationalism came out with a middle of the road view। एक उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि आपको थोड़ा सा pragmatic होना है, कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई एफडीआई जो है ना वो बेनिफिट करता है इसको, होस्ट कंट्री को। क्यों? क्योंकि हम होस्ट कंट्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं इस समय। कैसे बेनिफिट करता है? कैपिटल लेके आता है, ठीक है। अगर आप एफडीआई करेंगे तो वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो हो सकता है डेवलप नेशन से, फॉर एग्जांपल यूएस इन आर केस, आपके पास कैपिटल भी इनफ्लो करे, आपके पास भी तो हायर लेवल ऑफ, एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये आके एफडीआई आपके देश में करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी इंप्लॉयमेंट अपने लोग को ही देंगे, उनको लोकल इंप्लॉयमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, लोकल लोगों को भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इन अ मच बेटर मैनर। सो इट्स ऑल्सो गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट है, बेनिफिट भी है। तो हमें पहली चीज क्या पता चल गई कि प्रैग्मेटिक नेशनलिज्म कहता था कि देश को फायदा होगा, देश को बेनिफिट मिलेगा।
नाउ दे ऑल्सो सेट कि वहां पे कुछ कॉस्ट भी होगी, ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एंड एवरी कॉइन हैज ट्विन साइड्स। तो कॉस्ट क्या होने वाली है? आउटफ्लो ऑफ प्रॉफिट्स। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो भी प्रॉफिट यूएस अर्न करेगा वो सारा का सारा कनाडा में री इन्वेस्ट कर देगा। हर देश इन्वेस्टमेंट करता है पैसा कमाने के लिए, फॉरेक्स कमाने के लिए। तो एक बार जो प्रॉफिट्स अर्न होंगे दे आर गोइंग टू फ्लो बैक टू यूएस। अगर यूएस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वापस जाएगा, अगर वो वापस जाएगा तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दैट इज गोना हैपन, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे कुछ नुकसान भी होंगे। एक और नुकसान क्या हो सकता है कि अगर यूएस कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेट से कनाडा में एफडीआई कर लिया उसने, एंड अब वो इंपोर्ट्स कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी चीजें कनाडा में मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से इट इज इंपोर्टिंग सम काइंड ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, तो अगर वो इंपोर्ट करेगा तो अगेन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि जी बेसिस क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी टेक अ डिसीजन, क्योंकि डिसीजन तो लेना है एफडीआई करनी है कि नहीं करनी। सो द बेसिक प्रेमाइस हियर इज एफडीआई शुड बी अलाउड ओनली इफ द बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट। तो यहां पे कंट्रीज को फ्रीडम दे दी गई कि भाई आपको जब लगे ना कि आपका फायदा ज्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, द बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, देन यू शुड बी अलाउइंग फॉर एफडीआई, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जापान। जापान 1980s में क्या करता था, सारी फर्म्स को, सारे देश को एफडीआई के लिए परमिशन नहीं देता था, ठीक है। वो कहता था कि जो ऐसे देश हैं जो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा देंगे, जिन देशों से हमें फायदा होगा एडवांस्ड या फिर एडवांटेजियस जो फर्म्स होंगी, जो एडवांटेजियस नेशंस होंगे, जिस नेशन से हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा उसको हम अलाउ करेंगे, सबको अलाउ नहीं करेंगे एफडीआई के लिए, ठीक है। सिमिलरली इंडिया भी इसी तरीके से अलग अलग सेक्टोरल डिसीजंस लेता है, किस सेक्टर में उसको कितना एफडीआई अलाउ करना है। सो एवरी कंट्री इज फ्री टू मेक देयर ओन चॉइस, फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जैसा उनको ठीक लगता है वो वैसा कर सकते हैं। दिस वॉज द pragmatic nationalism view, which is more practical approach whether to allow FDI or not. आई होप कि ये पॉलिटिकल थ्योरीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना, विच इज अ वेरी इजी टॉपिक, और ये टॉपिक आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपने इन थ्योरीज को अच्छे से समझ लिया। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। एफडीआई के क्या एडवांटेजेस हैं, दोनों के लिए देखेंगे, होस्ट कंट्री के लिए भी और होम कंट्री के लिए भी। तो अब होस्ट कंट्री कौन सी है, प्लीज आप भूलिएगा मत, कनाडा हमारी होस्ट कंट्री है जहां पे हम जाके एफडीआई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट्स। क्या हो सकता है रिसोर्स ट्रांसफर, आपके पास फंड्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है बिकॉज आपके पास एफडीआई आ रहा है। दूसरा, आपके पास कैपिटल फ्लो आ रहा है, वहां का नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, जो कैपिटल एडवांस टेक्नोलॉजी है यूएस की, वो भी आपके पास आ रही है, तो रिसोर्सेज आपके पास फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास नॉलेज शेयरिंग भी आ रही है, हो सकता है कि जो यूएस के लोग हों, जो मैनेजर्स हों, दे माइट बी एक्सपर्ट, तो आपके पास नॉलेज भी आ रही है। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको ये हो रहा है। दूसरा क्या है, इंप्लॉयमेंट इफेक्ट्स। जैसे कि मैंने कहा कि अगर यूएस कनाडा में एंटर करती है तो सारे के सारे लोग जो होंगे वो यूएस के नहीं होंगे, जो यहाँ पे इंटरप्राइज में काम करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी फ्रॉम लोकलाइट्स, लोकल पीपल होंगे कनाडा के। सो इट ऑल्सो जनरेट्स अ स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, दोबारा आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा वो कहते हैं कि भाई आपको बीओपी का एडवांटेज मिलेगा, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ फेवरेबल बीओपी, ठीक है। अब देखिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी एफडीआई आता है तो एफडीआई के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। फिलहाल क्योंकि हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं तो हम पहले फायदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज इनफ्लो ऑफ डायरेक्ट कैपिटल। क्योंकि एफडीआई हो रहा है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत सारा इनफ्लो होने वाला है कैपिटल फंड्स का, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको एडवांटेज होगा। दूसरा, जब एफडीआई किया जा रहा है, लेट से यूएस ने कनाडा में जब एफडीआई किया तो उन्होंने वो गुड्स बनाने शुरू किए जो एक्चुअली कनाडा इंपोर्ट्स करता था। लेट से कनाडा वाज इंगेज्ड इन द इंपोर्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, कार्स इंपोर्ट किया करता था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब यूएस ने कनाडा में इन्वेस्टमेंट की तो यूएस कनाडा के अंदर रह के ही कार्स को मैन्युफैक्चर करना उसने शुरू कर दिया, अपना एक प्लांट सेटअप किया और कार मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया। ना हो, जब आप इंपोर्ट करते थे तो आपको उस पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का नुकसान होता था, इट वाज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब क्या हो रहा है, सेम प्रोडक्ट जो है वो आपके देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आप उसको आसानी से परचेस कर सकते हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करके कंज्यूम कर सकते हैं। सो यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट जो आप इंपोर्ट करते टाइम देते थे। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब अगर कनाडा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार्स की, तो एक्सपोर्ट्स भी तो यहीं से होंगे ना।
जब एक्सपोर्ट्स यहाँ से होंगे तो आप दोबारा इस पे ड्यूटीज लगाएंगे, जिसको आप एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अब वो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी तो कनाडा की सरकार को ही मिलेगी ना, बिकॉज द एक्सपोर्ट्स आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम कनाडा। तो इन तीन स्ट्रीम से, इन तीन एलिमेंट्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कनाडा के लिए फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहा है, एडवांटेजेस शो कर रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज फॉर द होस्ट कंट्री। आई होप दिस इज क्लियर, दे आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, एडवांटेज होम कंट्री को क्या होता है। होम कंट्री मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस नाउ, कि यूएस को क्या एडवांटेज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई। सबसे पहली तो क्या चीज है, रिवर्स रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है। आप एक खुद बात सोच के देखिए कि जब भी कोई, मैं एक टीचर का एग्जांपल लेता हूं बिकॉज आई एम अ फैकल्टी, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज शेयरिंग तो कर ही रहे होते हैं। सिमिलरली हम भी स्टूडेंट से सीख रहे होते हैं, बिकॉज सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है शेयर करने के लिए। तो हमें भी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते हैं। दे ऑल्सो ड्राइव अस इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग अस, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अस इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यू थिंग्स जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो रिवर्स रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट कैसे होता है कि जब यूएस जाके कनाडा में प्लांट लगाएगा तो हो सकता है काफी सारी ऐसी चीजें हों जो यूएस को पता ना हो, यूएस को उसके बारे में जानकारी ना हो, यूएस को उस चीज की एक्सपर्टाइज ना हो जो कनाडा से यूएस में फ्लो करेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी चीजें यूएस ही कनाडा को देगा, कुछ चीजें कनाडा से भी यूएस में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स जो है उसने जापानीज फर्म ओन करी इजुशु, एंड फोर्ड ने माजदा ओन किया, दोनों जापानीज फर्म है, बिकॉज दे वांटेड टू बी अवेयर अबाउट जापानीज प्रोडक्शन प्रोसेस। वो जापानीज प्रोडक्शन प्रोसेस को सीखना चाहते थे। तो जब उन्होंने एफडीआई करके इन दो फर्म्स को ओन किया जो कि जापानीज फर्म्स हैं, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली कि जापान इतनी एफिशिएंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे मेंटेन रखता है, कैसे इतनी अच्छी कार्स बनाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट्स। सेकेंड चीज क्या है, इंप्लॉयमेंट इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर होस्ट कंट्री को भी इंप्लॉयमेंट इफेक्ट्स मिल रहे हैं पॉजिटिव, होम कंट्री को कैसे मिल रहे हैं। होम कंट्री को ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप कनाडा में बैठ के प्लांट सेटअप कर लेंगे, सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, सारे के सारे जो इनपुट चाहिए, वो कनाडा में तो नहीं मिल जाएंगे। यू माइट हैव अ सिचुएशन वेयर सम ऑफ द इनपुट्स हैव टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। यूएस से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली यूएस इज एक्सपोर्टिंग एंड इट इज बीइंग इंपोर्टेड टू कनाडा। कनाडा बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है उन रॉ मटेरियल्स को। ठीक है, एंड यूएस के क्या बढ़ रहे हैं, यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अब अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो आपको और लोग चाहिए होंगे ताकि आप इन रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर सकें, इन इनपुट्स का प्रोडक्शन कर सकें। सो इन अ वे आपकी इंप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप कनाडा में जा रहे हैं, यू आर सेटिंग अप अ प्लांट देयर, तो कनाडा में भी तो आप अपने लोगों को इंप्लॉय करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 100% आपकी डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी वहां के लोकलाइट्स पे हो जाएगी। सो इन सम वे यू आर ऑल्सो टेकिंग पीपल फ्रॉम यूएस एंड यू आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा। तो आप अपने लोगों की इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एलिमेंट क्या है, बीओपी इफेक्ट्स। नाउ लाइक आई सेड कि बीओपी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब होम कंट्री के लिए कैसे बेनिफिट है, दो तरीके से बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जो आप प्रॉफिट्स कमाएंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कनाडा के अंदर, तो कनाडा आपको रेवेन्यू अर्न करके देगा, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट करी है एफडीआई के फॉर्म में। तो ये जो प्रॉफिट्स होंगे ये हमेशा के लिए कनाडा में ही थोड़े रहने वाले हैं, ये वापस भी तो फ्लो करेंगे यूएस के अंदर। तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द होम कंट्री, दैट इज यूएस। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे आप एक्सपोर्ट्स करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स पे आप ड्यूटी तो कनाडा को देंगे, बट यहां से जो रेवेन्यू अर्न होगा इट इज गोइंग टू मूव बैक टू द होम कंट्री, बिकॉज लोगों ने, यूएस के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा प्रॉफिट तो वापस उन्हीं को मिलेगा ना। तो यहां से जो भी एक्सपोर्ट्स अर्न होंगे वो इन सम वे आर गोइंग टू बी मूव्ड बैक, और दे विल बी गोइंग बैक टू यूएस एंड विच इज द होम कंट्री। तो वहां पे भी आपको बीओपी का फेवरेबल इंपैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस फॉर द होम कंट्री। अब हमने एडवांटेजेस के बारे में बात कर दी। नाउ लेट्स कम टू द कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर आते हैं कि नुकसान क्या है। जैसे कि मैंने कहा सिर्फ फायदे फायदे नहीं होंगे, नुकसान भी होंगे। तो अब होस्ट कंट्री, दैट मींस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा। कनाडा को क्या क्या नुकसान होने वाला है। पहला नुकसान तो है उनका एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर यूएस आके कोई प्लांट लगा देती है एंड यूएस हैज एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगी उस पर फर्क पड़ेगा, बिकॉज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स might not be able to compete with the advanced technology of US. कनाडा के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे हो सकता है वो compete ही ना कर पाए, द इंडस्ट्री माइट कोलैप्स। दो कनाडा गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो, बट देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज यूएस हैज एक्सेस टू फंड्स, यूएस हैज एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये पहला डीमेरिट हो गया होस्ट कंट्री के लिए। दूसरा क्या है,
एडवर्स इफेक्ट ऑन बीओपी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस आपको ध्यान रखनी है। बीओपी के टर्म्स में जो एडवांटेज होम कंट्री का है वो डिसएडवांटेज बन जाएगा होस्ट कंट्री का, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आउटफ्लो ऑफ अर्निंग्स, तो ये अभी किसका एडवांटेज था, ये अभी यूएस का एडवांटेज था, बिकॉज अर्निंग्स और प्रॉफिट जो है वो वापस यूएस में जाएंगे, तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज एडवर्स इंपैक्ट ऑन कैनेडाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिमिलरली इंपोर्ट कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कैपिटल इक्विपमेंट्स रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा इंपोर्ट कर रही है और यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, यू गोइंग टू मेक पेमेंट्स फॉर दीज इंपोर्ट्स एंड दिस वुड रिफ्लेक्ट ऑन नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर कनाडा। कनाडा के लिए तो ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया ना, बिकॉज यू आर इंपोर्टिंग इट, ठीक है। तो ये एक दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेशनल सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी। तो ये एक तीसरा एलिमेंट है जो कि हमेशा डर रहता है लोगों को कि जब भी हम एफडीआई अलाउ करेंगे तो होता क्या है कि दीज कंट्रीज आर वेरी एडवांस और इनके पास फंड्स की कोई कमी तो होती नहीं है। सो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट एंगेजिंग इनटू अनएथिकल इमोरल प्रैक्टिसेस, जिसको हम करप्शन कहते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं ये पॉलिसीज के अप्रूवल लेने के लिए, लाइसेंस के अप्रूवल लेने के लिए, ये गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके अंदर दे स्टार्ट जनरेटिंग करप्शन। वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन ब्रीड कराने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, आपकी जो सॉवरेनिटी है नेशन की, जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाए, बिकॉज नाउ द कंट्रोल इज एक्चुअली इन द हैंड ऑफ द होम कंट्री, लेट्स से यूएस इन दिस केस, बिकॉज उन्होंने पूरी गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग हैं जिनसे अप्रूवल लेना होता है, उनको अपनी तरफ कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ करप्शन, ठीक है। तो कई बार सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी भी खराब हो जाती है। इस वजह से भी देश चाहता है कि यार हम एफडीआई ना करें या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बहुत ध्यान से टैकल करें, ठीक है। एंड दिस इज हैपेंड इन अ लॉट ऑफ केसेस। इनिशियली आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ट्रेड के बहाने से हमारे देश में आए थे और बाद में उन्होंने हमारे देश को कैप्चर कर लिया था। सो आई थिंक ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज को याद रखने में, ठीक है। अब हमने बात कर ली होस्ट कंट्री के डिसएडवांटेज के बारे में। अब हमारा एलिमेंट होने वाला है व्हाट इज गोइंग टू बी कॉस्ट, दिस इज नॉट बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होम कंट्री। मतलब अब यूएस को क्या क्या नुकसान है ये हमें समझना है, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है, लूजिंग डोमेस्टिक जॉब्स। अब लेट से कि आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे यूएस में बना के, तो यहां पे लोग आपको चाहिए होते थे जो मैन्युफैक्चर करते थे। अब अगर आपने यही प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट करते थे इसको बनाने के लिए एफडीआई कर दिया, ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट कहां बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन कनाडा। नाउ सिंस दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कनाडा, तो पीपल विच आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड या जो पहले एम्प्लॉयड थे इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, दे आर गोइंग टू पिक अप अनएम्प्लॉयड, तो दे आर सर्टेनली गोना लूज जॉब्स। तो इट इज लाइक कि आप बाहर एफडीआई करने के चक्कर में अपने लोगों को, अपने जो देश के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड करा रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट वुड बी टेकिंग प्लेस इन होम कंट्री, दैट इज यूएस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेगेटिव बीओपी। दोबारा सेम चीज आपको रिकॉल कराऊंगा, जो एडवांटेज होस्ट कंट्री को है कनाडा को, वो बीओपी के टर्म्स में होम कंट्री यूएस का नुकसान बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, अगर आप एफडीआई कर रहे हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट से पैसे बाहर निकल रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव रिफ्लेक्शन ऑन योर बीओपी। सिमिलरली एफडीआई सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एफडीआई कर रहे हैं जो आप एक्चुअली एक्सपोर्ट्स करते थे, तो एक्सपोर्ट्स का जो रेवेन्यू होता था वो तो यूएस के पास आता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ एफडीआई सम पोर्शन, एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ दिस इज गोइंग टू गेट इनटू कैनेडाज अकाउंट एंड नॉट इनटू यूएस अकाउंट। तो वो जो आपको एक्सपोर्ट से रेवेन्यू मिलता था, जो अर्निंग्स मिलती थी, वो आपके नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो गए, बिकॉज नाउ दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। तो ये कम होने वाला है, ठीक है। थर्ड इज लॉस ऑफ टेक्निकल नो हाउ। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो यूएस को यही था ना कि भाई उसके पास एक टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा लेवल की थी। अब क्योंकि उन्होंने एफडीआई कर दिया, लेट्स से कि कनाडा कहती है कि भाई आप एफडीआई कर लो, एफडीआई करने के बाद आपने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया कनाडा को। 3 साल बाद कनाडा को लगा कि यार हमने तो सीख लिया है, हमने टेक्नोलॉजी समझ ली है, वी हैव गॉटन एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी, लेट्स क्लोज द एफडीआई, एफडीआई को बंद करवा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने आपकी टेक्नोलॉजी भी ले ली, जो आपको एक्सपर्टीज थी वो भी ले ली, एंड नाउ यू आर नॉट परमिटेड टू डू एफडीआई इन दैट पर्टिकुलर नेशन। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इट कैन एक्ट एज अ बिग बिग डीमोटिवेटर फॉर एनी नेशन। इसीलिए हमने ओली मॉडल के अंदर पढ़ा कि वो ओनरशिप को बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या हमारे पास उसका प्रोटेक्शन रहेगा या फिर नहीं, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, पेटेंट प्रोटेक्शन रहेगा कि नहीं। सो आई होप दैट नाउ यू आर एबल टू मेक दैट लिंकेज। थर्ड एलिमेंट क्या है, हिंड्रेंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए लोगों को तो पैसा चाहिए, एवरीवन वांट्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अब अगर आपके देश में, यूएस में, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार एफडीआई करके ना बहुत पैसा आ रहा है, एफडीआई करके बहुत रेवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं,
ठीक है, देन सर्टेनली आप क्या करेंगे, जैसे इंडिया में भी क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको ऐसा लगता है कि यूएस स्टॉक्स में पैसा लगा के बेनिफिट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, तो क्या होता है, कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो ऐसे डिवाइस करते हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली दे स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन यूएस स्टॉक्स। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत आसानी से आजकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम थिंग इज गोना हैपन इन एफडीआई, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एफडीआई करने से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, देश को ज्यादा बीओपी बेनिफिशियल बन रहा है, फेवरेबल बन रहा है, सो यू गोना स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी। हर इंसान चाहेगा कि मैं एफडीआई कर दूं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अ बिग डिसएडवांटेज। सो आउट ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, व्हाट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, क्या चीज आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, कि द बेनिफिट शुड आउटफ्लो योर कॉस्ट। बेनिफिट ज्यादा होगा तभी आपको एफडीआई करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एफडीआई। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। दैट वाज ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। थैंक यू।